सबकी ओर देखते हुए मन ही मन कहने लगी, हाँ, आप लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका भरपाई तो आप लोग जरूर करेंगे। पुरानी बानी तो एक बेवकूफ थी, जिसका परिणाम मेरा जान देकर चुकाना पड़ा था। लेकिन अब वो बानी नहीं है जो आप लोग आसानी से मूर्ख बना सके। इस बार इंसाफ मेरी होगी। जब बानी ये सब सोच रही थी, तब उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रही थी। बानी, बानी, एक बार फिर बानी के कानों में रूपाली की आवाज आई, तो बानी एकदम से अपनी सोच से बाहर आए। रूपाली ने कहा, वहां क्यों खड़ी हो बानी, यहां आओ और आकर बैठो। बानी एक नजर रूपाली पर डाली और ऋषभ की ओर, बिना कोई बहस के, बिना कोई तकरार के चुपचाप जाकर एक सिंगल सोफे पर बैठ गई। वही ऋषभ बानी को देखकर मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो तो बानी के खूबसूरती में ही खो गया था। ये बात महेश और रूपाली बड़े ही गौर से नोटिस कर रहे थे, और ये देखकर उनके मन में खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो जो चाहते थे वही जो हो रहा था। महेश एक चालाक इंसान था। वो हमेशा जो भी प्लान करता था, हमेशा से बहुत ही सावधानी से करता था, जो कि फेल होने की कोई भी गुंजाइश ना हो। अगर उसका प्लान ए करता था तो उसके साथ प्लान बी भी रहता था। पहला प्लान चौपट हो जाए तो दूसरा प्लान भी रेडी रहे, जिस वजह से पिछले जन्म में कुछ हद से ज्यादा सब कुछ पा लिया था और बहुत ही ज्यादा अमीर भी हो गया था। महेश हर एक काम सक्सेस होने का एक और भी कारण था, और वो था बानी कम पढ़ी लिखी होना, या यूं कह लो कि गंवार होना भी था, जिसे महेश बड़े ही आसानी से सब कुछ छीन लिया था। लेकिन अब उनमें से किसी को भी नहीं पता कि बानी अब पुरानी बानी नहीं रही। बानी बड़े ही अच्छे से जानती थी कि अब इस वक्त ऋषभ यहाँ आया है तो जरूर महेश ने ही बुलाया है। बानी, देखो ना, ऋषभ तुमसे मिलने आया है, उसे बात करो। तुम दोनों चाहो तो बाहर गार्डन में जाकर कुछ देर तक बात कर सकते हो, अगर यहाँ आप दोनों को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो। महेश की बात सुनकर बानी मना करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि तभी अचानक से ऋषभ बोल पड़ा, ठीक है अंकल, जैसे आप चाहें। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बानी की तरफ अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए आगे कहा, चलो बानी, बाहर घूम कर आते हैं। ये सुन बानी को अंदर ही अंदर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि अपनी बदली हुई तेवर को सब लोग देखें, जिस वजह से बाद में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। हालांकि नई जिंदगी की बानी किसी से नहीं डरने वाली थी, फिर भी वो कोई छोटी बात के लिए बेवकूफी भरा काम तो नहीं करना चाहती थी। बिना कुछ बोले बेमन से ऋषभ के साथ बाहर चली गई। लेकिन इन सभी से अनजान दूसरा मंजिला से दो जोड़ी आंखें बानी और ऋषभ को जाते हुए देख रही थी। उन दो जोड़ी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी का खून करने का बेताब हो। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि पिया ही थी। बानी चुपचाप ऋषभ के साथ बाहर गार्डन में घूम रही थी। उसे वहां ऋषभ होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही ऋषभ को बानी की बदलते हुए हाव भाव को नोटिस कर रहा था। आज बानी उसे कुछ अलग ही दिखाई दे रही थी। ऋषभ बानी से बात करने के लिए पहले अपना गाला साफ किया और कहा, बानी, क्या बात है, तुम बहुत ही बदली बदली सी लग रही हो। कोई परेशानी होने वाली बात है क्या? अगर है तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो। बानी ने जब ये सुना तो उसने पहले मन में बुदबुदाने लगी, हाँ, तुम ही तो हो बड़ी परेशानी। बानी को ऐसे बुदबुदाते देख ऋषभ थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या हुआ, तुमने कुछ कहा? ऋषभ बानी की तरफ देखते हुए कहा। बानी अपनी चेहरे पर नकली मुस्कान लिए बोली, अरे नहीं ऋषभ, मैं यही कह रही थी कि आखिरी बात करूं तो क्या करूं। आपको पता है, मैं ज्यादा बात नहीं करती। अगर करूंगी भी तो क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। बस यही सोच रही थी। बानी की ये बात सुनकर वो भी मन में कहने लगा, हाँ हाँ, मुझे पता है गवार, तुझे बात करने का तरीका कहाँ से आता होगा। गवार तो एक गवार ही रहेगी ना। उसको ऐसे चुप देखकर बानी बोली, क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो मैं सोच रहा था कि तुम कितनी मासूम हो बानी, बात करने में भी डरती हो। सच में तुम बहुत ज्यादा मासूम हो। तुम्हारी ये मासूमियत ही मुझे बहुत पसंद आती है, ऋषभ ने कहा। बानी ऋषभ की बात सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही थी। ऋषभ को घूरते हुए मन में बोली, मेरा मन कर रहा है कि तेरा सिर फोड़ दूं, पागल कुत्ता कहेगा। जैसे ही बानी ने ये कहा तो वो एक पल के लिए भूल ही गई थी कि उसके पास कुछ शक्तियां हैं। फिर क्या था, अचानक से हवा में उड़ाते हुए एक पत्थर आकर सिर पर लग गया, जिससे ऋषभ के सिर से खून निकलने लगी। बानी ये देख घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक से ये क्या हुआ। फिर अगले ही पल उसे याद आया कि अरे ये तो अपने मन ही सोचा था, वो भी बड़े शिद्दत से। ये सोचकर ही उसको जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अपने आप को हंसने से रोक लिया और उसके सिर को देखने लगी।
हालांकि एक नॉर्मल चोट लगी हुई थी, फिर भी बानी घबराने की एक्टिंग करती हुई बोली, ऋषभ जी आपको तो चोट आई है, रखिए, मैं किसी को बुलाती हूँ। इतना कहकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ, पिताजी, जल्दी आइए, देखिए ऋषभ को क्या हुआ। जैसे सब लोग बानी की आवाज सुनी रूपाली, महेश और साथ ही कुछ नौकर भी भागकर बाहर गार्डन में आ गए। ऊपर बालकनी में खड़ी पिया पता नहीं कितने देर से बानी और ऋषभ को घूरे जा रही थी। जब उसने देखा कि ऋषभ को अचानक से अपना सिर पकड़कर एकदम से नीचे बैठ गया है, ये देख पिया को समझ में नहीं आया कि ऋषभ को हुआ क्या है, क्योंकि अंधेरा होने के वजह से पत्थर ऊपर से गिरता हुआ दिखाई नहीं दिया था, जिस वजह से किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या था, सिवाय बानी को छोड़कर। जैसे ही ऋषभ को चोट लगी, बानी जोर से चिल्लाकर सबको बुला लिया था। बानी की आवाज सुनकर सब लोग भागकर ऋषभ के पास इकट्ठा हो गए। तब तक पिया भी नीचे आ गई थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर ऋषभ का सिर को देखा तो उसके सिर से खून निकल रहा था। ये देख पिया परेशान होकर अपने मॉम डैड की तरफ देखकर बोली, मॉम डैड, ऋषभ के सिर से खून निकल रहा है, जल्दी कीजिए, ऋषभ को अंदर लेकर जाने के लिए हमारी मदद कीजिए। उसको ऋषभ के लिए इतना परेशान होता देख बानी एक आईब्रो ऊपर उठा ली और मन ही मन में मुस्कुराने लगी। ओह, तो लैला मजनू के लिए इतना तड़प मैंने आज तक किसी में भी नहीं देखा। नॉट बैड पिया। आज बानी के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुकून तो जरूर मिल रहा था, ज्यादा तो नहीं, लेकिन ऋषभ को आज मजा छकाया था। पिछले जन्म में पिया और ऋषभ दोनों ही उसका मजाक बहुत ही ज्यादा उड़ाया करते थे और वो बेवकूफ की तरह सब कुछ हंसते हंसते सहन कर लेती थी। इन सब सोच में बानी डूबी हुई थी कि तभी उसने देखा कि ऋषभ को लेकर अंदर जा रहे हैं, तो वो भी उनके पीछे पीछे चली गई। दूसरी ओर मुंबई एयरपोर्ट। सुबह 10 बजे एक प्राइवेट प्लेन मुंबई एयरपोर्ट में लैंड हो चुकी थी। उस प्लेन में से कई सारे काले कपड़े पहने हुए आदमी प्लेन से उतरकर जल्दी से अपने अपने पोजीशन पर आकर खड़े हो गए। आखिरी में 3 लोग प्लेन से उतरने लगे। वे तीनों लोग और कोई नहीं बल्कि राघव, नील और तेजवीर सिंह ही थे। तेजवीर इंडिया आने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती, आज तक इंडिया में किसी ने भी तेजवीर को अभी तक नहीं देखा था। बस सिवाय नाम के, नाम ही जानते थे कि रॉयल सिंह का प्रिंस इंडिया आ रहा है। वैसे तेजवीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई भी मीडिया उसका फोटो लेने या इंटरव्यू लेने पीछे पीछे भागे। आज तो कुछ हद ही होने वाली थी कि आज मीडिया के साथ साथ सिंह कॉरपोरेशन कंपनी के कुछ हेड पोजीशन में रहने वाले लोग और मिस्टर दामोदर सिंह का असिस्टेंट विनय अपने हाथ में फूलों की बुक्के लेकर तेजवीर आने का इंतजार कर रहा था। बुक्के लेकर इंतजार करने वाला वो अकेला नहीं था, बल्कि जितने भी एम्प्लॉय वहां पर मौजूद थे सब लोग भी अपने अपने हाथ में बुक्के लेकर उसी का ही इंतजार कर रहे थे, ताकि तेजवीर की नजरों में गुड बुक में आए। लेकिन काश ऐसा होता, बेचारे वे एम्प्लॉय तेजवीर से मिल पाते। कब से उसी के लिए 2 घंटे से उसी का ही इंतजार कर रहे थे, और बाहर मीडिया लोग उनका तो इंतजार करते करते बेहाल ही हो गया था। लेकिन ये न्यूज उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसे वो किसी भी हालत में इस खबर को कलेक्ट करने वाले थे। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही तेज के कानों में ये खबर मिली कि मीडिया लोग बाहर खड़े हैं और साथ ही उनके दादाजी कुछ एम्प्लॉय उन्हें सी ऑफ करने आए हैं, वैसे ही तेजवीर दूसरे रास्ते से किसी की भी नजरों में आए बिना एयरपोर्ट से निकल गया था। जैसे ही तेजवीर, राघव और नील आकर गाड़ी में बैठे, नील तेज तरफ देखते हुए कहा, अरे यार हद करते हो तुम भी, बेचारे सब लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कुछ ना बोला होता तो चलता, एटलीस्ट तेरा ये खूबसूरत चेहरा, उफ सॉरी तुम्हारा ये हैंडसम चेहरा उन लोगों को दिखा देता, ताकि उन लोगों को पता चले कि हमारा रॉयल सिंह का प्रिंस चार्म कैसे दिखता है। नील की बड़ सुनकर तेजवीर बिना उसकी ओर ध्यान दिए और कोई भी बात सुने अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। वही राघव मुंह दबा के हंसे जा रहा था। यहाँ एयरपोर्ट में खड़ा मिस्टर दामोदर सिंह का असिस्टेंट विनय थक हार कर अपना फोन निकालकर दामोदर को कॉल करने लगा, लेकिन वो कॉल लगा पाता सामने से दामोदर का ही कॉल आ गया। ये देख विनय बिना देरी किए ही फोन को रिसीव कर लिया। हेलो सर, विनय ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। विनय का परेशान आवाज सुनकर दामोदर ने अपनी कड़क आवाज पूछा, विनय क्या बात है, मेरा पोता आया कि नहीं, तुम सब लोग उसे मिले कि नहीं। अपने सर के मुंह से ये सुनकर विनय थोड़ा परेशान होते हुए कहा, सर हम कब से उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक चीफ साहब नहीं आए हैं। विनय की बात सुनकर दामोदर के साथ साथ बाकी सभी लोग थोड़ा परेशान हो गए। दामोदर विनय को कुछ कहने ही वाले थे कि उससे पहले ही महल के बड़े से दरवाजे के सामने 10 से 15 मर्सिडीज बेंज आकर रुकी। इतने सारे गाड़ियों की आवाज सुन सब घर के सदस्य खुशी के मारे फूली नहीं संभाल रहे थे।
पहले कई सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर घर वाले थोड़ा चौंक गए, क्योंकि उनको ये पता था कि हमेशा से तेजवीर के साथ 5 से ज्यादा 10 बॉडीगार्ड्स रहते थे, लेकिन आज तो 25 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिस वजह से वो लोग थोड़ा बहुत हैरान हो गए थे, साथ ही खुश भी। क्योंकि घर वाले जानते थे कि अगर इतने सारे बॉडीगार्ड्स तेज के आगे पीछे हैं तो इसका मतलब साफ है कि तेजवीर अब कोई मामूली इंसान नहीं। खैर, मामूली शब्द उपयोग ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि मामूली होता तो 13 साल की उम्र में बिजनेस की दुनिया में कदम नहीं रखता। सभी घर वाले तेजवीर का स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस कर पा रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि तेजवीर अब उसका नाम की तरह तेजवान हो गया है, अब इस घर का सबसे हाई पोजीशन पर औकात रखता है। उन लोगों को समझते देर नहीं लगी कि तेजवीर अब आसमान जितना ऊंचाई पहुंच गया है। ये जानकर सभी घरवाले की चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। तभी गौतमी और अरुणिमा दोनों ही आरती की थाल लेकर आए। तेजवीर जो जल्दी जल्दी में घर के अंदर आ रहा था, उसको चौखट पर ही रोकते हुए अरुणिमा बोली, रुको रुको रुको, कहाँ भागे जा रहे हैं? तेज तेज जो कि अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ तेज कदमों के साथ अंदर आ रहा था, वो अचानक से वही चौखट पर ही खड़ा हो गया। सामने देखा तो अपनी बड़ी माँ अरुणिमा को देखकर एक पल के लिए ठिठक गया। सामने सभी लोग इसके वेलकम के लिए खड़े थे। कितने सालों बाद अपने घरवाले को देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा था, बस शांत से खड़ा होकर अपनी बड़ी माँ को ही देखे जा रहा था। कितने सालों के बाद आज वो अपने परिवार को देख रहा था। तभी गौतमी धीमी कदमों के साथ आगे आकर तेज को एकटक देखने लगी। उसकी आंखों में नमी उतर आई। ये देख तेज जल्दी से अपनी माँ को गले लगाते हुए धीमी आवाज में कहा, माँ। गौतमी और दीपेंद्र के एक लौता बेटा और पूरे रॉयल सिंह के दूसरा बेटा दामोदर और कविता का दूसरा पोता। वैसे तो दामोदर और कविता के 4 पोते और 1 पोती थी। मिस्टर दामोदर और मिसेस कविता सिंह के 4 पोते और 1 पोती थी। पहला पोता एरिस सिंह, जो एक कमांडो ऑफिसर है। दूसरा पोता जो हम सब जानते हैं, रॉयल सिंह का प्रिंसेस तेजवीर सिंह, जो गौतमी और दीपेंद्र के एक लौता बेटा। तीसरा पोता हरमन सिंह और चौथा पोता हर्षित सिंह, एक लौती पोती भाविनी सिंह। माँ बेटे को कितने सालों बाद ऐसे गले मिलते हुए देख सब लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। सिंह फैमिली के बाकी बच्चे तो साल में कितनी बार आना जाना होता था, लेकिन तेजवीर एक बार भी नहीं आया था। जब वो 10 साल का था तब वो यूएस चला गया था, लेकिन अब वो 25 साल में लौटा है। अपने फैमिली से पूरे 15 साल तक दूर था। जैसे ही तेज अपने माँ को गले लगाया था, गौतमी इन सब बातों को याद करके तेज के सीने से लगकर रोने लगी। तेज उनके आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, अब आ गया हूं ना, अब रोना नहीं, ठीक है। हालांकि तेज के मन में भी बहुत ही ज्यादा अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा ही इमोशनल की बाढ़ आ गया था, लेकिन वो तो तेज था। सीने में जितना भी इमोशनल हो, लेकिन वो एक कठोर दिल का इंसान ही दिखता था। लेकिन गौतमी बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी कि उसका बेटा कैसा है। वो भी बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका बेटा कितना नर्म दिल का है। गौतमी और तेज दोनों ही अपने इमोशनल में खोए हुए थे कि तभी मिस्टर दामोदर अपनी रोबदार आवाज में कहा, अरे भाई, हम भी तो हैं इस घर में। जैसे ही तेज और गौतमी सुने, वो दोनों अलग होकर तेज को आरती करके इसरो से अंदर आने को कहा। तेज अंदर आकर पहले अपने दादा दामोदर और दादी कविता के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, फिर अपने बड़े पापा ओमकार और बड़ी माँ अरुणिमा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, फिर अपने चाचा कमल सिंह और चाची गीता सिंह के पैर छुए। आखिरी में अपने पापा को देखा तो बिना कोई हाव भाव के सीधे जाकर अपने पापा दीपेंद्र के गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद बाप बेटे दूर हुए तो दीपेंद्र ने कहा, कैसे हो बैठे? अपने पिता के सवाल सुन तेज अपने कोट को ठीक करते हुए दोनों बाहें थोड़ा फैलाकर इशारा किया कि फिट एंड फाइन। अपने बेटे का ये इशारा देख उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। तेज के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तभी तेज को एहसास हुआ कि कोई उसके कपड़े को खींच रहा है। जब उसने नीचे सर झुकाकर देखा तो एक छोटी सी बच्ची, और कोई नहीं परी ही थी। तेज जब परी को देखा तो तुरंत नीचे झुककर परी को अपने गोद में उठा लिया और अपनी क्यूट वॉइस में बोली, चाचू, मैं परी। ये सुन तेज के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। ये देख सब लोग हैरान हो गए कि इतने देर से खटोर दिख रहा तेज अचानक उसके चेहरे पर स्माइल देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही इंसान था जो कुछ देर पहले खतरनाक ऑरा लेकर अपने चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं था। तेज परी के गाल पर एक प्यारी सी किश करते हुए कहा, मुझे पता है प्रिंसेस, तुम परी हो, मेरी लिटिल डॉल। परी तेज के बात सुन तेज के गालों पर 2-3 बार किश करते हुए बोली, मुझे लगा आप मुझे भूल गए हो।
मैं अपनी डॉल को कभी नहीं भूलता, इतना कहकर उसके गाल पर दोबारा चूमते हुए कहा। कुछ देर तक बातें करके तेज अपने असिस्टेंट राघव को कुछ किया। राघव अपने बॉस के इशारा समझकर हाँ में गर्दन हिलाकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद राघव और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ ढेर सारी गिफ्ट्स के पॉलिथिकल बैग्स लेकर आ गया। एक बॉडीगार्ड्स के हाथ में ढेर सारी टेडी बियर और कुछ खिलौने लेकर आया। इतना सारा परी के लिए गिफ्ट्स देख एकता हैरान हो गई। एकता और कोई नहीं, तेज की भाभी, एरिस की पत्नी और परी की माँ थी। सभी गिफ्ट्स तेज सब की ओर देखते हुए कहा, एक्चुअली मुझे आप सब के लिए क्या लेना है ये मुझे नहीं पता था, जो मेरे मन में आया वही लेकर आ गया। जब तेज ये सब कह रहा था तब वो एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। उसकी ऐसे बात सुन सभी घर के औरतें खिलखिलाकर हंसने लगी। कविता के लिए एक सोने की तार से बना एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 25 सिल्क साड़ी, साथ ही एक प्योर पर्ल्स की बड़ा हार। ये देख कविता हैरान हो गई। सबके लिए भी कम से कम 50 लाख का गिफ्ट्स लेकर आया था। दामोदर के लिए वैन के बेस्ट कलेक्शन और ढेर सारे लेकर आया था। सबके चेहरे का हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनके हाथ में इतनी सारी और महंगी गिफ्ट्स है। हालांकि सबके पास इससे भी महंगी महंगी चीजें थी, लेकिन जो चीजें तेज लेकर आया था वो सभी अलग अलग कंट्री से लेकर आया हुआ था, जो लेटेस्ट हाई ब्रांड का था और बहुत ही ज्यादा रेयर था। तेज लाए हुए गिफ्ट से सभी घरवाले बहुत ही ज्यादा खुश थे और उनके हिसाब से ही गिफ्ट्स लेकर आया हुआ था। तभी कविता नौकरों से कहती है, अरे भाई जाओ जल्दी जाकर खाना तैयार करो, मेरा पोता भूखा होगा, कब से ऐसा ही बैठा है। बड़ी मालकिन की बात सुनकर सभी नौकरों जल्दी से अपना काम करने में लग गए। वही कविता तेज को बड़े ही प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अरे मेरा लाडला, जाओ जाकर थोड़ी देर आराम करो, ट्रेवल करके थका गया होगा, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। तेज भी हाँ में सिर हिलाकर वहां से जाने लगा। तभी उनके नजर एकता से मिली। एकता को परी को देते हुए कहा, आप कैसी है भाभी। एकता थोड़ा हैरान हो जाती है, उसे नहीं लगा था कि कठोर दिखने वाला तेज उससे बात करेगा, लेकिन जब एकता ने तेज के मुंह से भाभी सुन उसके मन में खुशियों की लहर उमड़ गई और खुशी में सिर हिलाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। एकता को तेज से बात करने में थोड़ा असहज महसूस हो रही थी, क्योंकि जब से एकता एरिस से शादी करके सिंह परिवार में आई थी तब से वो कभी भी तेज से ना ही मिली थी और ना ही कभी उसे बात की थी। आज अचानक से बात करने से वो नर्वस हो गई थी। तेज एक मुस्कान देकर वहां से अपने कमरे की ओर चला गया। दूसरी ओर कश्यप विला। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने बैठे हुए थे। ऋषभ भी वही रुका हुआ था। पिया उसके बगल में बैठी हुई थी। ऋषभ के सामने बानी बैठी हुई थी। कुछ पल के लिए शांति पसरी हुई थी। शांति को तोड़ते हुए रूपाली बोली, ऋषभ बेटा आखिर सिर पर चोट कैसे लगी, ये मुझे समझ नहीं आया। आंटी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पहले जो कहा वो सच था। पता नहीं ऊपर से एक पत्थर आकर मेरे सिर पर लग गई, मुझे भी समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हुआ, ऋषभ ने कहा। महेश ये सुन टॉपिक को बदलते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। महेश की बात सुनकर ऋषभ भी हाँ में सिर हिला दिया। वही बानी को उन सब की बात सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं थी, तो वो चुपचाप अपना खाना खा रही थी। तभी महेश बानी की ओर देखते हुए कहा, बानी बेटा कल हमें एडवोकेट के पास जाना है। महेश की बात सुन बानी की एक पल के लिए सोच में पड़ गई और अगले ही पल एक नकली मुस्कान के साथ बोली, जी अंकल। तुम्हें भी साथ में चलना है, महेश ने आगे कहा। बानी बस हाँ में सिर हिला दी। महेश की बात सुन बानी की एक पल के लिए सोच में पड़ गई और अगले ही पल एक नकली मुस्कान के साथ बोली, जी अंकल। तुम्हें भी साथ में चलना है, महेश ने आगे कहा। बानी बस हाँ में सिर हिला दी। इन सबके बीच पिया बस बानी को ही घूरे जा रही थी। दूसरी ओर रॉयल सिंह में तेज जैसे ही अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि उसका बचपन का कमरा बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। उसने हर एक चीज को बड़े ही गौर से देखे जा रहा था। तभी पीछे से गौतमी की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुमने बचपन में छोड़कर चला गया था। तेज पीछे मुड़कर अपने माँ को देखा, जो हाथ में एक कॉफी की मग लेकर अंदर आ रही थी। तेज एक हल्की सी मुस्कान के साथ गौतमी के पास चला आया और हाथ में मग लेते हुए बोला, हाँ माँ, बिल्कुल वैसा ही रखा है कमरा। गौतमी अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन बेटा ये तुम्हारा बचपन का कमरा है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि आपके लिए एक नया कमरा बनवा दिया है। एक बार देख लेना। ये देख तेज कॉफी पीते हुए कहा, अच्छा कहा माँ। गौतमी मुस्कुराते हुए बोली, थोड़ा ध्यान से देखो। ये सुन तेज थोड़ा कंफ्यूज हो गया और पूरे कमरे को देखा, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आया। ये देख गौतमी मुस्कुराते हुए तेज को अपने साथ कमरे से बाहर लेकर आए।
और थोड़ा आगे जाकर दाहिने की तरफ मुड़ी, सामने एक कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के अंदर तेज को लेकर चली आए। जैसे ही तेज इस कमरे को देखा तो बस देखता ही रह गया। ये कमरा बिल्कुल वैसा ही बनवाया गया था जैसे यूएस में तेज का घर बनवा गया था, लेकिन यहाँ यूएस से भी थोड़ा ज्यादा खूबसूरत बनाया था। बालकनी में खड़े होकर दूर तक सुंदर से भरा पड़ा प्रकृति को देख सकता था। हर तरफ साफ हवा और शांति। कमरे के अंदर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाया गया था। हर तरफ नीट एंड क्लीन देखकर तेज को वह बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगले ही पल तेज का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया और गंभीर होकर कहा, माँ, मुझे ये कमरा बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। ये सुन गौतमी हैरान हो गई और अपनी आंखों में आंसू लिए तेज को ही देखने लगी। अपनी माँ को ऐसा दुख होता हुआ देख तेज आगे कहा, अरे माँ, आप रो क्यों रही है? गौतमी उदास होकर कहा, तुम फिर से जा रहे हो? इस बार हमेशा के लिए इंडिया नहीं आए हो तुम? अगर तुम्हें वापस ही जाना था तो यहाँ क्यों आए? वही यूएस में रहता ना। अपनी माँ की बात सुनकर तेज थोड़ी हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अरे माँ, मैं यही इंडिया में ही रहूंगा, वापस से यूएस नहीं जा रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ महल में नहीं रह सकता। ये सुनकर गौतमी आगे सवाल करने ही वाली थी, तभी तेज आगे कहा, मैं अपने लिए एक विला बना लिया है। विला बना लिया है? गौतमी थोड़ा हैरान होते हुए बोली। अपने माँ को समझाते हुए तेज आगे कहा, हाँ माँ, जब मेरा 18 बर्थडे पर डैड ने मुझे गिफ्ट्स के तौर पर लोनावला में मैंने एक विला बना लिया है। वहीं पर ही रहूंगा माँ, और बीच बीच में मैं आपसे मिलने आया करूंगा। और मेरा काम ही कुछ ज्यादा ही है, जिस वजह से मुझे अकेले रहना अच्छा लगेगा और मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए 3 दिन बाद लोनावला में शिफ्ट हो जाऊंगा। वैसे यहाँ से बस 2-3 घंटे का सफर ही तो है। तेज की बात सुनकर गौतमी और कुछ नहीं कहती, बस खामोशी रहती है। तभी उन दोनों के कानों में दीपेंद्र की आवाज आए, अरे भाई, मेरे बेटा इतना बड़ा हो गया है तो उसका भी प्राइवेसी तो होगा ना। दीपेंद्र की बातें सुन तेज और गौतमी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों को समझ ही नहीं आया कि दीपेंद्र क्या कहा, और अगले ही पल गौतमी को एहसास हुआ कि दीपेंद्र का क्या मतलब है। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और हंसते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अब उसका भी कुछ पर्सनल भी होगा। क्या करूं, मैं एक माँ हूं ना। माँ बाप के लिए अपने बच्चे कितना भी बड़े क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके नजरों में वो बच्चे ही रहेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि मेरा बेटा अब पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया है। तेज समझ गया कि उनके डैड अपने माँ को खुश करने के लिए ये सब कहा है। सच्चाई तो कुछ और ही था। वो सच्चाई तेज और दीपेंद्र बड़े ही अच्छे से जानते थे। दीपेंद्र अपने बेटे से भले ही कई सालों तक दूर रहे होंगे, लेकिन वो अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनका बेटा अकेले और दूर रहना क्यों पसंद करता है। दीपेंद्र गौतमी को देखते हुए कहा, अरे हाँ, वो माँ तुम्हें नीचे बुला रही है। गौतमी कुछ खाने के बारे में पूछ रही थी, इसलिए मैं यहाँ तुम्हें बुलाने आया था। जाओ, जाकर देखो क्या बात है। मैं और तेज दोनों ही थोड़ी देर में नीचे आ जाएंगे। ये सुनकर गौतमी हाँ में सिर हिलाकर नीचे चली गई। गौतमी को जाने के बाद तेज अपने पिता की तरफ देखने लगा। दीपेंद्र ने जब ये देखा तो वो एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आई नो बेटा, मैं सब समझता हूँ और जानता हूँ भी। अपने डैड की बात सुन तेज जल्दी से अपने पिता के गले लगा गया और धीमी आवाज में कहा, थैंक यू डैड, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तुम इतने ऊंचाई पहुंच गए हो, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही दुख भी बेटा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे सक्सेस के साथ साथ दुश्मन भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बाहर के दुश्मन के साथ साथ रिश्तेदारों में भी कई दुश्मनी भी बढ़ गई है। अब तो और भी ज्यादा होगी, या यूं कहे तो दुश्मनों का मेला ही लग गया है। क्योंकि आपके दादाजी आपको सीन कारपोरेशन हैंडओवर करने जा रहे हैं। 2 दिन बाद पार्टी रखी गई है। इतना कहकर दीपेंद्र आह भरने लगा, मनो उनके पास दूसरा और कोई भी रास्ता ना हो। अपने पिता की बात सुनकर तेज गंभीर होकर कहा, डोंट वरी डैड, आई विल हैंडल इट। ये सुनकर दोनों फिर से गले लग गए। आज दीपेंद्र बहुत ही ज्यादा खुश थे और कुछ देर तक बातें करने के बाद वो दोनों नीचे चले गए। दोनों को नीचे आते देख कविता बोली, अरे दीपेंद्र, गुड्डू, जल्दी आओ, खाना तैयार हो गया है। तुम दोनों सही टाइम पर आ गए, नहीं तो किसी को तो मैं भेजने वाली थी तुम दोनों को बुलाने के लिए। आ जाओ। गुड्डू तेजवीर का बचपन का निक नाम था, जो कविता बड़े ही प्यार से तेज को गुड्डू कहकर बुलाती थी। सब लोग डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हो गए। वही परी भागकर तेज के गोद में चढ़ गई। तेज बस उसे बड़े ही प्यार से उसका खाना खिलाने लगा। दूसरी तरफ अगले दिन सुबह बानी जल्दी से तैयार होकर
अपने पाए को लेकर आगे की बारे में सोचने लगी, तभी एक नौकरानी आकर बोली, मैडम आपको मालिक साहब बुला रहे हैं। उस नौकरानी की बात सुनकर बानी को पता चल गए कि महेश क्या कहना चाहता है। उस नौकरानी को वहां से जाने के लिए कहती है, फिर उठकर हाल की तरफ चली गई। उसने जब हाल में देखा तो रूपाली, महेश, ऋषभ और पिया चरो बैठे हुए थे। ऋषभ बानी को बेशर्मों की तरह उसे ही घूरे जा रहा था। बानी ये देख उसे इग्नोर करके महेश के ओर चली गई और धीमी आवाज में बोली, जी अंकल कहिए। बानी मैंने कल ही बताया था ना, आज एडवोकेट ऑफिस जाना है, चलो टाइम हो गया है चलते हैं। महेश इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। वही बानी एक नजर सबकी ओर देखकर वो भी महेश के पीछे पीछे चली गई। आधे घंटे के बाद बानी और महेश दोनों ही एडवोकेट ऑफिस में बैठे हुए थे। तभी एडवोकेट आलोक त्रिपाठी आते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी, आने में थोड़ा देर हो गई। वो आज एक बड़ा और इम्पोर्टेंट कोर्ट में सुनवाई थी जिस वजह से लेट हो गई। महेश को त्रिपाठी की बातों से कोई मतलब नहीं था, बस उसे पैसों से मतलब था। वो एक नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए बोले, अरे त्रिपाठी जी, हम समझते हैं कि केस के कार्यवाही और उसको कोर्ट में उस केस पर लड़ना बहुत ही जिम्मेदारी का काम होता है। उसको ऐसे बोलता देख त्रिपाठी एक गहराई से नजर महेश पर डालता है और वो महेश के ऊपर एक नकली मुस्कान बिखरते हुए उसी के अंदाज में कहा, हाँ हाँ मिस्टर कश्यप जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, पैसों के लालच में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं कि उनको सजा देना सजा भी कम पड़ जाए। खैर ये तो अपने अपने नसीब का होता है। वही चुपचाप बैठी बानी ये सुनकर उसको पिछले जन्म का कुछ यादें उसके नजरों के सामने आ गया। कैसे महेश उसे धोखे से मारा था। वही महेश ये सुन थोड़ा हड़बड़ा गया था। मिस्टर त्रिपाठी सेल्फस से रजिस्टर निकलकर उसमें कुछ लिखने लगा, फिर अपनी ड्रावर में एक चेक बुक निकलकर अमाउंट विद साइन कर दिया, लेकिन उस चेक को महेश को दे पाता तभी उसके दिमाग कुछ ख्याल आया और उसने महेश से पूछा, मिस्टर कश्यप जी, क्या आप बता सकते हैं कि इन अमाउंट से आप बानी के लिए क्या करने वाले हैं? वियो क्या है ना, हमें इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए। कुछ पल के लिए तो महेश हिचकिचाने लगा। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर त्रिपाठी को बताए तो बताए क्या। तभी बानी कहती है, मिस्टर त्रिपाठी जी, मैंने आगे की पाए के बारे में सोचा है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। क्या आप इन पैसे को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? जैसे ही त्रिपाठी ने ये सुना वो तुरंत हाँ कर दिया, लेकिन वही महेश का चेहरा पूरा काला ही पड़ चुका था। उससे तो कुछ बोलते नहीं बन रहा था, लेकिन बानी पर गुस्सा साफ दिख रहा था। लेकिन वो ऐसे वैसे कोई बेवकूफी हरकत नहीं करना चाहते थे जो आगे चलकर उन्हीं को ही पछताना पड़े। बस अब चुपचाप बैठने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। वही त्रिपाठी जी बानी की बात सुनकर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, ये तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। इतना कहकर सारा अमाउंट बानी की अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एक नहीं दो नहीं, पूरे 50 लाख रुपए बानी की अकाउंट में देखकर महेश का खून ही खोल उठा, लेकिन फिलहाल अपने आप को शांत करके वही बैठा रहा। कुछ देर बाकी के काम को पूरा करने के बाद महेश और बानी ऑफिस से निकाल गए। वही बानी जाने से पहले एक नजर त्रिपाठी जी और डाली। त्रिपाठी जी भी बानी को देखकर ही मुस्कुरा रहा था और अपनी अंगूठा का थम्स अप दिखाया। ये देख बानी भी एक मुस्कान पास कर दी। वही महेश गुस्से में ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। गुस्से से उसका सांसें तेजी से फूल रही थी। बानी बहुत ही अच्छे से जानती थी कि महेश गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाने वाला है, फिर भी वो शांत रही और हुआ भी वैसा ही। महेश गुस्से में बानी के ऊपर भड़क उठा। बानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बिना मुझे पूछे सारा पैसा खुद की अकाउंट में डालने की? बानी कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से उसके सामने खड़ी रही। महेश ने जब ये देखा तो वो और भी ज्यादा भड़क गया। तुम्हें हमारे घर लाकर पाल पोस कर बड़ा किया, हम जो खाते हैं वही खाना तुम्हें खिलाने दिया, हर एक चीज तुम्हें लाकर दिया, और तुमने क्या किया एक बार भी हमसे पूछने की जरूरत नहीं समझी। इतना कहकर बानी की बात बिना सुने गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गया। वही बानी बस चुपचाप महेश को जाता हुआ देख पा रही थी। एक गहरी सांस लेकर वहां से जाने के लिए मुड़ी तो सामने एडवोकेट त्रिपाठी जी खड़े थे। उन्हें देख बानी एक मुस्कान दी। त्रिपाठी जी बानी से कहा, क्या मैं छोड़ दूं आपको घर? अरे नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, वैसे मुझे कुछ काम भी है, और थैंक यू सो मच सर अपने मेरी हेल्प की, बानी जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर त्रिपाठी ने कहा, अरे नहीं ऐसे कोई बात नहीं बेटा, वैसे मैं तो हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए खड़ा रहूंगा, डोंट वरी। उस दिन तुम ऑफिस आकर मुझे नहीं बताया होता तो मैं तो सीधे जाकर महेश के हाथ में ही चेक देने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ उस दिन तुमने मुझे सब बता दिया। फ्लैशबैक। एडवोकेट आलोक त्रिपाठी अपने हाथ में एक फाइल लेकर बड़े ही ध्यान से देख रहा था।
उसके सामने एक इंसान ब्लैक हुडी पहन कर बैठा हुआ था। सिर पर ब्लैक हुडी कैप ढकने के वजह से उस इंसान को पहचाना भी थोड़ी मुश्किल था। अपने आंखों पर काला गॉगल्स पहनकर अपनी एक उंगलियों से टेबल पर तप कर रहा था। त्रिपाठी सामने देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता था मिस बानी, ये मिस्टर कश्यप इतना लालची इंसान निकलेगा। त्रिपाठी जी के सामने ब्लैक हुडी में बैठा इंसान और कोई नहीं बल्कि बानी ही थी। बानी बड़े ही आराम से बोली, अब बस जैसे मैं चाहूंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। इससे पहले मिस्टर कश्यप मेरे नाम से जो भी ज्यादा फायदा उठाया है उन सबका भरपाई करना होगा। त्रिपाठी जी बोले, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर कश्यप इतना बड़ा लालची इंसान होगा, लेकिन उसने लीगली तरीके से आपकी कस्टडी लिया है, जिस वजह से मुझे उन पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता था। जब तक तो नहीं तब तक आप एक्शन लेने के लिए नहीं कहती। वैसे उस वक्त आप कितनी छोटी थी, जिस वजह से मुझे भी उनके बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ा। उनकी बात सुन बानी बोली, पास्ट में जो हुआ सो हुआ। मैं तो दादी जी के वजह से चुप थी, अब तो वो भी नहीं रही, लेकिन उन्होंने एक वादा भी लिया था कि मैं कभी भी दुख होकर या गुस्से में आकर घर छोड़कर ना जाऊं। इसलिए मुझे अभी तक उसी घर में रहना पड़ रहा है। उसके घर में हूं तो सिर्फ दादी जी की वादे से। हाँ मिस बानी, मैं समझ सकता हूँ। उन घर में मिसेस गायत्री जी ही थी जो आपको अपना पेन दिया था। त्रिपाठी जी ने कहा। बानी ने एक गहरी सांस लेकर बोली, आप बस एक काम कीजिए, मुझे लगता है महेश को पूरा क्लॉस नहीं पाता है, मतलब खुद अपनी आंखों से नहीं पढ़ा है, बस दादी जी की बातों पर ही विश्वास करके बैठा है। आप कल कश्यप विला जाकर महेश के सामने वो 2 क्लॉस के बारे में बता दीजिए। आई एम श्योर वो चुपचाप मान लेगा। ठीक है, मैं कल जाकर इसके बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा, मिस्टर त्रिपाठी जी बोले। बानी वहां से जाने से पहले हाँ में सिर हिलाया और उठकर वहां से चली गई। फ्लैश बैक एंड। बानी और मिस्टर त्रिपाठी जी दोनों कुछ देर तक बातें करने के बाद बानी वहां से चली गई। वो सीधे एक बस स्टॉप आकर रुकी। उसके दिमाग में बस आगे पढ़ाई के बारे में ही सोच रही थी। एक पल के लिए उसके मन में आया कि क्या महेश मेरे आगे की पढ़ाई के बीच में आएगा? क्या वो आज जो कुछ हुआ इसको लेकर कोई साजिश करने वाला है? अगर वो करेगा भी तो मैं भी देखती हूँ ऐसा क्या करने वाला है। इन्हीं सभी ख्यालों में डूबी बानी अचानक से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से उसका दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है। तभी उसकी नजर सामने रोड पर चली गई। जो 4-5 ब्लैक कलर की गाड़ियां उसके सामने से जा रही थी। बानी उन गाड़ियों को जाते हुए देख पा रही थी। ठंडी हवा बानी के चेहरे को छू रहे थे। उसके काले लंबे बाल हवा के झोंके से लहरा रहे थे। बस एकटक उन गाड़ियों को देखे जा रही थी, लेकिन खिड़की के गिलास पूरा ब्लैक होने के वजह से बानी अंदर बैठे इंसान को नहीं देख पा रही थी। तभी जाने अनजाने में उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, तेजवीर। जैसे बानी के मुंह से ये नाम निकला, उसी गाड़ी में बैठा एक इंसान का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो गया। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि तेजवीर ही था। अपने लैपटॉप चला रहा उसकी उंगली अचानक से वहीं रुक गई। अपने नजरें उठाकर खिड़की के बाहर की ओर देखा तो उसकी नजर बानी के चेहरे पर ही टिक गई। तेजवीर साफ साफ बानी को देख पा रहा था। एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में ही खो गया। वही बानी अपने नजरों के सामने से वे सभी गाड़ियां उजल होने तक वहीं खड़ी रही। अपनी ही ख्यालों में डूबी बानी पता नहीं अचानक से उसके दिमाग में क्या आया। वो सीधे एक टैक्सी लेकर उस गाड़ी के पीछे करने लगी। तकरीबन 25 मिनट के बाद एक बड़े से बिल्डिंग के सामने जाकर वो टैक्सी रुकी। वो बिल्डिंग देखने में किसी क्रिस्टल से कम नहीं लग रहा था। वे बिल्डिंग अलग अलग शेप में बना हुआ था। मॉन्यूमेंटल न्यू आर्किटेक्चर के शेप में, कभी डायमंड का शेप बिल्डिंग था, तो कभी पल के शेप में, तो कभी डब बोतल के शेप में। सूरज की किरणों से चमक रहा ये सभी बिल्डिंग देखने के लिए 2 आंखें भी कम पड़ जाए। वहीं बाहर मैन एंट्रेंस बड़े से गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा, टीएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कंपनी। एल्बानी टैक्सी से नीचे नहीं उतरी। अंदर बैठे ही उस इंसान को देखने लगी जो कब से उसको देखने का मन कर रहा था, लेकिन वो देख पाती तभी सभी गाड़ियां अंदर जा चुकी थी। वही बिल्डिंगा के अंदर पार्किंग एरिया में सभी गाड़ियां एक एक करके अपनी जगह पर रुक गई। जल्दी से सभी बॉडीगार्ड्स गाड़ी से उतरकर अपनी पोजीशन पर खड़े हो गए। उनमें से एक बॉडीगार्ड आकर बीच वाले गाड़ी का पिछले दरवाजा खोला। चमचमाती 2 जोड़े लेदर काली शूज दिखाई दिया। तेजवीर बाहर निकलकर अपनी ब्लेजर को ठीक करके तेज कदमों के साथ प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गया। वही बानी थोड़ा निराश हो गई। तभी उसकी कानों में टैक्सी ड्राइवर का आवाज आई, मैडम आपको कहाँ उतरना है? ये सुन बानी अपनी ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, भैया वपर सिटी मॉल की तरफ ले लो, मुझे वही उतरना है। ये सुन ड्राइवर चुपचाप गाड़ी को आगे बढ़ा दिया।
बानी अब खामोशी से बाहर का नजारा देखने लगी। दोपहर का 3 बज रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसके भूख लगी है। उसने मन में सोचा, पहले कुछ खा के फिर आगे का काम करूंगी, जिस काम से मैं आई हूं। इतना सोचकर अपनी दोनों आंखें बंद करके सीट से अपना सिर ठिकाकर बैठ गई। 40 मिनट के बाद टैक्सी एक बड़े से मॉल के सामने रुकी। ड्राइवर फ्रंट मिरर में से देखते हुए कहा, मैडम जी आपका लोकेशन आ गया है। बानी ने ये सुना तो अपनी आंखें खोलकर देखा तो सिटी मॉल के सामने थी। उसने जल्दी से ड्राइवर को पैसे देकर टैक्सी से उतर गई। उसने पहले अपने लिए एक मोबाइल खरीदने के बारे में सोचा और सीधे मोबाइल लेने चली गई। कुछ देर तक मोबाइल को देखने के बाद अच्छा फीचर्स वाला मोबाइल ले लिया और वहां से खाना खाने एक रेस्टोरेंट चली गई। बानी ने देखा कि विंडोज के पास एक टेबल खाली है। सीधे जाकर बैठ गई और कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर भी कर दिया। ऑर्डर आने तक उसने अपना न्यू मोबाइल को ऑपरेट करने लगी। उसमें जो भी फंक्शंस है बड़े ही ध्यान से देखने लगी। तभी उसके कानों में जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। अरे ये देखो, कौन है? ये बानी है ना? प्रिया की मुंह बोली बहन। एक लड़की बोली। जैसे ही बानी ने ये सुना, अपना सिर उठाकर देखा तो सामने वही जानी पहचानी चेहरा। पिया उम्र की ही 2 लड़कियां सामने वाली पर बैठी हुई थी। वो लड़की और कोई नहीं, पिया की फ्रेंड्स माया और दिशा थी, या यूं कहूं कि चमचिया। वो दोनों बानी को उस जगह पर मौजूद देखकर एक पल के लिए हैरान हो गई, क्योंकि बानी कभी भी अकेली ऐसे कहीं भी नहीं गई थी। वो भी एक गंवार को क्या पता होता है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना कैसे मिलता है और कैसे खाते हैं, वगैरह वगैरह। खास करके खाने का बिल कहाँ से देने वाली थी, इन सब के बारे में वो दोनों सोचे जा रही थी। लेकिन बानी को उनसे कोई मतलब नहीं था। बानी भी अच्छे से जानती थी कि अब ये दोनों चमचिया पिया को जरूर बताएगी कि मैं यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। ये सोचकर बानी फिर से अपना मोबाइल में देखने में बिजी हो गई। तब तक वेटर भी खाना लेकर आ गया था। बानी जल्दी से अपना खाना खाने में बिजी हो गई। वही माया और दिशा, जैसा बानी ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही कर दिया। उसका खाना खाने वाली 2-3 पिक क्लिक करके पिया को व्हाट्सएप में भेज दिया। दूसरी ओर जो पिया इस वक्त ऋषभ के कमरे उसके साथ समय बिता रही थी, उसका फोन नोटिफिकेशन के वजह से बज उठा। पिया तो पहले उसे इग्नोर तो कर दिया, लेकिन 1-2 बार फिर से बजने के वजह से मोबाइल उठाकर मैसेज को ओपन करके देखने लगी। जैसे ही पिया बानी को अकेली एक बड़े से रेस्टोरेंट में खाना खाते देख उसके आंखों में गुस्से के वजह से जलने लगी। दांत भींचते हुए बोली, ये कामिनी आराम से रेस्टोरेंट खाना खा रही है, इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई उसको? वैसे बिल पे करने के लिए पैसे कहाँ से आ गई? पिया को नहीं पता था कि बानी के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है। वो तो बस यही सोच रही थी कि उसका सारा पैसा उनके डैड के पास ही होंगे। वही ऋषभ ने देखा कि पिया कुछ बड़बड़ा रही है, तो उसने पिया के होठों पर किस करते हुए कहा, अरे मेरी जान, जाने दो, उस गंवार को लेकर क्या करोगे? वैसे आज उसका पैसे मिलने वाले थे, तो मुझे लगता है अंकल उसके सारे पैसे लेकर कुछ हजारों रुपए दी होंगे खाने के लिए। इतना तो बनता है उस बेचारी पर तरस खाने का। हाँ। ऋषभ की बात सुनकर पिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेट हुए बोली, हाँ हाँ ऋषभ, तुम सही कह रहे हो, मैं खामखा उस गंवार पर गुस्सा निकाल रही हूँ। बानी अपना लंच करके वापस कश्यप विला आ गई थी। उसने देखा कि पूरे विला अभी भी शांत पसरा हुआ था। बानी ने सोचा कि लगता है महेश अभी तक नहीं आया है, वरना अभी तक पूरे विला सिर पर उठा लिया होता। खैर, जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर वो अपनी कमरे में चली गई। बानी कमरे आकर अपनी बेड पर पेट के बल गिर पड़ी। आज उसे थोड़ा थकान महसूस हो रही थी। ऊपर से आज होटल में पेट भर के खाना खाके जो आई थी। पिछले जन्म में वो अकेली कभी भी रेस्टोरेंट जाकर खाना नहीं खाया था। अगर गई थी तो वो मिसेस गायत्री जी के साथ, या यूं कहे कि गायत्री जी के वजह से जा पाई थी। चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद, आज उसे ये जिंदगी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इन सभी ख्यालों में वो कब नींद के आगोश में चली गई पता ही नहीं चला। वही ऋषभ के कमरे में पिया अभी ऋषभ के साथ चिपक के लेटी हुई थी। उसका भी एग्जाम खत्म हो चुका था। उसका बड़ा सपना ये था कि वो एक बड़ी मॉडल बनने का सपना था, और ऊपर से ऋषभ का कंपनी भी एक एंटरटेनमेंट कंपनी थी। वही महेश का तो एक रियल एस्टेट का था। फिर भी महेश और ऋषभ की कंपनी टॉप 20 में अपने अपने फील्ड में आती थी। ऋषभ पिया से कहा, पिया अगले महीने बेऔती कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है, तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। वैसे ये तुम्हारा स्टार्ट अप करने का सही उम्र है। अब सभी लड़कियां 16 और 17 उम्र में शुरू कर देती है। बस तुम अपनी करियर पर फोकस करो। पिया ने जब ये सुना उसके आंखों में चमक साफ दिखाई देने लगी।
तुरंत ऋषभ के होठों पर अपनी होठ रखते हुए बोली, ओह ऋषभ आई लव यू सो मच, और वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही किश करने में खो गए। यहाँ बानी के कमरे में बानी अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके नींद में अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो। उस दृश्य में किसी के थप्पड़ मारना, किसी के एक्सीडेंट होना, किसी को फंसाना, किसी के रोना, किसी से दया की भिख मांगते हुए देखना। इन सारी दृश्य में बानी पूरी तरह से खो चुकी थी, लेकिन उसे किसी का भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से बानी को वे सब समझना मुश्किल लग रहा था। आखिरी में किसी के दिल को चीरकर सीने में से दिल को निकालना। जैसे ही बानी आखिरी में ये देखा, उसने झट से अपने आंखें खोली और एक झटके में बेड से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें तेजी तेजी से चल रही थी। उसके माथे से पसीनों की बूंदें दिखाई दे रही थी। अपने आप को संभालते हुए वही टेबल पर रखा हुआ पानी का जग गिलास में डालकर पीने लगी। बानी अपने आप को शांत करके बेड पर बैठ गई और उसने जो भी सपने में देखा उसके बारे में सोचने लगी। तभी उसने टाइम देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। एक गहरी सांस लेकर फ्रेश होने चली गई। वही हाल में रूपाली, पिया और ऋषभ तीनों बैठे हुए थे। पिया अपने माँ को वे सारे बातें बता रही थी जो ऋषभ और उसके बीच हुआ था। ये सुनकर रूपाली के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अरे वह पिया, ये तो बढ़िया है। वैसे जब तक ऋषभ है तब तक तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। वही अपनी कमरे से बाहर आ रही बानी ये बात सुन ली थी। उसे याद आया कि पिछले जन्म में यही वो साल था जो पिया की जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से चलने लगी थी। या ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तारों की तरह चमकने लगी थी। और ये भी ख्याल आया कि ये वही साल था जो पिया बानी को और भी ज्यादा नीचा दिखाने लगी थी, उसकी जिंदगी बद से बदतर करने लगी थी। ये सब सोचकर बानी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। अपनी दोनों हथेलियां मुट्ठियों में कस गई। वही पिया, रूपाली और ऋषभ की बातें कर ही रहे थे कि तभी महेश आते हुए दिखाई दिया। रूपाली को याद आया कि आज बानी के पैसे मिलने वाली थी ना। ये सोचकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वही बानी वही चुपचाप खड़ी रही, क्योंकि वो भी देखना चाहती थी कि अब महेश क्या हंगामा करने वाला है। महेश के चेहरे से पता चल रहा था कि आज वो बहुत थका हुआ है। अपने गले में बंधा हुआ टाई को ढीला करते हुए सोफे पर आकर बैठ गया। तभी रूपाली जल्दी से महेश के पास आकर उसके बगल में बैठ गई। महेश, आज तुम बहुत ही ज्यादा थके थके से लग रहे हो, रूपाली ने बड़े ही प्यार से पूछा। तो महेश भी बड़े ही शांति से जवाब दिया, हाँ, वो आज एक जमीन के डील होने थी, वो आज हो गया। ये सुनकर वे तीनों, रूपाली, पिया और ऋषभ, बहुत खुश हो गए। रूपाली ने कहा, अच्छा ये तो बढ़िया है महेश, और बानी का क्या हुआ? उसका पैसा आने वाले थे ना, क्या वो आ गए? जैसे महेश ने बानी का नाम सुना वो तुरंत भड़क गया। उस लड़की ना नाम ही मत लो, वो घटिया लड़की। इतना कहकर वो दांत पीसने लगा। कहते हैं ना, अगर शनि की 7.5 लग गई तो इंसान का दिमाग ठीक से काम करना भी बंद हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। महेश के मुंह से ऐसे बुरी बातें को उसके लिए इस्तेमाल होते देख बानी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो फिलहाल शांत रहना ही अच्छा समझ लिया था। वही महेश भूल गया था कि बानी को अपने ही नकली प्यार में फंसा कर रखना है। लेकिन शनि की क्रूर दृष्टि उस इंसान पर हो, वो इंसान भी क्या कर सकता है ना। बानी बहुत अच्छे से महेश और बाकी लोगों के ड्रामा को देख रही थी। रूपाली थोड़ा परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ महेश, क्या बात है? क्या आज भी चेक नहीं मिला आपको? चेक तो मिला रूपाली, लेकिन वो लड़की सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करी है। महेश गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रूपाली के साथ साथ पिया को भी यकीन ही नहीं हो रहा था। रूपाली या कोई और कुछ कहते उससे पहले ही महेश अपने कमरे में चला गया। उसके साथ साथ बाकी सब उसके पीछे चले गए। वही बानी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। ये तो बस शुरुआत है मिस्टर कश्यप, बस आगे देखते जाइए, आगे आगे होता है क्या। इतना सोचते हुए बानी वहां से चली गई। दूसरी ओर TS कंपनी में मीटिंग हॉल में सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर और असिस्टेंट आकर बैठे हुए थे। वे सभी आपस में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि अब हमारे बॉस इंडिया आ गए हैं तो जरूर हमें और भी ज्यादा सीरियस होकर काम करना होगा। दूसरे ने कहा, हाँ हाँ, इतने सालों तक वो यहाँ नहीं थे तो हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि उनकी नज़र टीवी में चल रही बिग बॉस शो की तरह होने वाली है। उस एम्प्लॉय की बात सुन सब लोग उसी को ही देखने लगे। वो एम्प्लॉय ये देख थोड़ा हड़बड़ा गया और बात को अच्छे से समझाते हुए कहा, अरे मेरा मतलब है, बिग बॉस की नज़र हर एक कॉन्टेस्ट पर रहता है, उसी तरह हमारे बिग बॉस की नज़र हम लोगों पर रहने वाली है। जैसे ही सब लोग ने ये सुना, उनमें से मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर मिस्टर किशोर पुरी ने थोड़ा हंसते हुए कहा,
हाँ गगन, तुम ठीक कह रहे हो। सब लोग कुछ पल के लिए गगन की बात सुनकर अपने दिमाग से स्ट्रेस को दूर कर लिया था, लेकिन अगले ही पल सब लोग परेशान हो गए। गगन ने कहा, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में ऐसा ही होने वाला है। हफ्ते हफ्ते में वीकली रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, कितना लॉस कितना प्रॉफिट और कितना इक्वल। लेकिन मैंने सुना है हमारे बिग बॉस 24 साल के होकर भी उनका ऑरा बहुत ही खतरनाक है। लेकिन हमें तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि हमारे बिग बॉस कैसे है, उम्र में छोटे हैं या बड़े, मैंने तो बस सुना है। दूसरे एम्प्लॉय ने कहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इतने बड़े कंपनी के सीईओ इतना छोटे उम्र का हो, जरूर 30 से ज्यादा होगा, देखना। सब एम्प्लॉय के बीच में इन सारी बातें हो ही रही थी कि तभी मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला। 24 साल का एक हैंडसम लड़का काले बिजनेस सूट में अंदर आया। उसके हैंडसम चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन छाया हुआ था। उसे देख सब लोग खड़े हो गए। सब लोगों के चेहरे पर पसीनों के बूंदे साफ नजर आ रहा था। सब एम्प्लॉय के बीच में इन सारी बातें हो ही रही थी कि तभी मीटिंग हॉल का दरवाजा खुला। 24 साल का एक हैंडसम लड़का काले बिजनेस सूट में अंदर आया। उसके हैंडसम चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन छाया हुआ था। उसे देख सब लोग खड़े हो गए। सब लोगों के चेहरे पर पसीनों के बूंदे साफ नजर आ रहा था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि तेजवीर ही था। गोरा रंग, चौड़ा सीना, हाइट 6.1, 8 पैक एब्स, आंखों पर स्पेट्स लगाए हुए किसी हीरो मॉडल से काम नहीं था। इतना खूबसूरत चेहरा पर गंभीर और खतरनाक ऑरा लेकर जैसे ही मीटिंग हॉल में प्रवेश हुआ था, सब लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कंपनी के सीईओ है। जैसे तेजवीर और राघव अंदर आए, तेजवीर अपने जगह पर बैठ गया, वही राघव मीटिंग शुरू करने के लिए खड़ा हो गया। आप लोग अपनी अपनी रिपोर्ट्स बता सकते हैं, इस साल में कितने डील मिली है और कितने कैंसिल हुआ है, और अपने एल्गोरिथम चार्ट से एनालिटिक्स बता सकते हैं। सो यू ऑल कैन स्टार्ट नाउ वन बाय वन। इतना कहकर राघव अपनी शीट पर बैठ गया। जनरल मैनेजमेंट के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन, प्राइस डिसीजन, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हर एक रिपोर्ट बताना शुरू कर दिया। वही दूसरी डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अपना अपना रिपोर्ट देने लगे। तेजवीर हर एक रिपोर्ट एक नजर में ही गलती को भाप लिया करता था, जिस वजह से सबके घबराहट और ज्यादा बढ़ाते ही जा रही थी। आखिर में सबका रिपोर्ट देना खत्म होने के बाद तेज अपनी रौबदार आवाज में कहा, वेरी लो परफॉर्मेंस। आप लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि सच में आप सब काम में बहुत ही सीरियस होंगे। आप सभी को रेसिग्नेशन दे देनी चाहिए। तेजवीर किसी को भी एक मौका तक दिए बगैर ही सबको जॉब से निकलना शुरू कर दिया। अपने बिग बॉस के ये डिसीजन सुनकर सबका दिल धक से रह गया। कोई भी कंपनी हो, उनमें हर किसी को एक मौका तो मिल ही जाते हैं, लेकिन यहाँ मौका देना तो छोड़ डायरेक्ट जॉब से निकल रहे थे। शायद सभी को अब जाकर समझ आ गया था कि सच में उनके सीईओ कैसे है। सभी लोग एक पल बिना देरी किए ही एक साथ कहने लगे, सीईओ हमें माफ कर दीजिए, बस एक मौका दे दीजिए। हम सब अगली बार बेस्ट से बेस्ट देंगे, प्लीज बॉस हमें माफ कर दीजिए। सब एम्प्लॉय की बात सुनकर आखिरकार तेजवीर उन सभी को एक मौका दे ही दिया। ये मेरा आखिरी यानी लास्ट चांस है आप सभी के लिए। इतना कहकर अपने चेयर से उठकर सीधे मीटिंग हॉल से बाहर चला गया। कंपनी के हर कोई तेजवीर को देखकर हैरान था, खास करके सारी लड़कियां। उनका दिल बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से धड़कने लगा था। कुछ लड़कियां तो तेजवीर के साथ ही फ्यूचर सपने देखना भी शुरू कर दिया था। तेजवीर अपनी प्राइवेट लिफ्ट से निकलकर सीधे अपनी गाड़ी में बैठ गया। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आने लगा। अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर नाम देखा तो मॉम नाम फ्लैश हो रहा था। ये देख तेजवीर फोन को उठा लिया। सामने से अपनी माँ की बात सुन बस वो 2 शब्दों में ही आई एम कमिंग जवाब देकर फोन रख दिया। दूसरी तरफ कश्यप विला में महेश आज बानी के वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था। रूपाली भी महेश के पीछे पीछे कमरे में आ गई। उससे भी जानने का बहुत ही ज्यादा आतुर थी कि आखिर आज हुआ क्या था। जैसे वो अंदर आई उसने देखा कि महेश गुस्से में सोफे पर बैठा हुआ था। रूपाली उसके पास जाकर बोली, महेश हुआ क्या है और आप इतने गुस्से में क्यों हो, आखिर बात क्या है? महेश गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वो लड़की की दिमाग बहुत चलने लगा है। आज जो पैसों की चेक मेरे हाथ में आने वाली थी, उसी लड़की के वजह से मेरे हाथ से वो चेक निकल गया। उसने एडवोकेट त्रिपाठी से ये कहा कि उसे एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, इसलिए सारा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। रूपाली, सच में ये लड़की की दिमाग बहुत ही ज्यादा चल रही है। देखा ना महेश, इसलिए मैंने पहले से ही कहा था कि कहीं उसकी पढ़ाई लिखाई करवाने की चक्कर में वो लड़की हमारे हाथ से ना निकल जाए। रूपाली भी गंभीर होकर कहा।
हाँ तुम सही कह रही हो, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो हमारे हाथ से चली जाएगी, महेश ने कहा। क्यों ना हम ऋषभ और बानी शादी करवा दे, महेश ने कहा। तो ये सुन रूपाली थोड़ा हड़बड़ा गई और वो थोड़ा परेशान होते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हो? हमारी बेटी पिया ऋषभ से कितना प्यार करती है, आप बानी से करवा दोगे तो उसका क्या होगा? ये कभी सोचा है आपने? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार बानी का सब कुछ छीन लेने के बाद उसे हमारी जिंदगी से निकाल कर फेंक देंगे। वैसे एक बार उसका दिल हमारे निम्मी को मिल जाए, वो हमेशा हमारे जिंदगी से चली जाएगी, महेश गंभीर होकर कहा। उसके चेहरे पर कोई भी शर्मिंदा या पछतावा नजर नहीं आ रहा था। इस वक्त वो एक भयानक अजीब ही इंसान दिख रहा था। ये सुनकर रूपाली ने कहा, ये सब ठीक है, लेकिन अगर आपके प्लान के हिसाब से नहीं हुआ तो इसके आगे कुछ और कह पाती। तभी दरवाजे की ओर से आवाज आई, अगर नहीं हुआ तो उसको ही खत्म कर देंगे, वो भी सब कुछ जबरदस्ती से छीन कर। जब महेश और रूपाली ने दरवाजे की ओर देखा तो सामने पिया खड़ी थी। पिया की बात सुनकर वो दोनों एक पल के लिए हैरान हो गए। दोनों के मुंह से एक ही शब्द निकाला, पिया। हाँ डैड, मैं वैसे सच कहूं तो कभी कभी मेरे दिमाग में यही ख्याल आता है कि उस लड़की बानी को हमेशा के लिए हम सबकी जिंदगी से निकाल कर फेंक दूं। और वैसे भी अभी जो डैड कहा है ऋषभ और बानी की शादी के बारे में, ये मुझे मंजूर है, लेकिन इस प्लानिंग में थोड़ा चेंज करेंगे। ये सुनकर रूपाली और महेश एक दूसरे को देखने लगे। रूपाली पिया को देखते हुए बोली, पिया बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? माँ, मैं ये कह रही हूँ कि हम जो भी प्लानिंग बनाएंगे ना, उसमें थोड़ा बदलाव करेंगे, कैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, पिया एक शातिर मुस्कान के साथ कहा। बेटा, जो भी तुम कहना चाह रही हो वो साफ साफ कहो, महेश ने कहा। आखिर ऐसा कौन सा साजिश करने वाली थी पिया बानी के खिलाफ? रूपाली और महेश दोनों ही अपनी बेटी की तरफ देखे जा रहे थे। आखिर पिया क्या कहना चाह रही है? पिया अपने मॉम डैड की ओर देखते हुए कहती है, डैड, मैं बानी को इतना मजबूर कर दूंगी कि जो आप जो कहे वो चुपचाप कर दे। वैसे वो गंवार तो एक बकरी की तरह हर बात मानती हैं, लेकिन इस बार वो थोड़ा पर निकल के आ गए हैं, तो क्यों ना हम उस पर को काट ही दे। मतलब? महेश और रूपाली दोनों एक साथ बोल पड़े। पिया अपनी पेरेंट्स की ओर देखा और आगे कहा, मैं बानी को एक कैरेक्टर लेस साबित कर दूंगी। वो इतना मजबूर हो जाएगी कि जो आप चाहते हैं वो बस एक कठपुतली की तरह करती जाए। अपनी बेटी पिया के मुंह से ये सब सुनकर रूपाली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं महेश पिया की बात सुनकर वो सोच में पड़ गया। अगले ही पल कुछ सोचकर महेश अपनी बेटी की बात को मानते हुए कहा, ठीक है पिया, जो करना है करो, लेकिन ध्यान से, क्योंकि बानी कुछ दिनों से बदली बदली सी दिखाई देने लगी है। वो पहले की तरह बेवकूफ नहीं है, समझी? ये सुन पिया बस हाँ में सिर हिला दिया। इन सबसे बेखबर बानी आगे की पढ़ाई के लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की तैयारी करने लगी थी। तभी महेश को कुछ याद आया और पिया की तरफ देखते हुए कहा, वैसे पिया, 2 दिन बाद एक पार्टी में जाना है, तुम भी तैयार हो जाना। पर डैड, मैं क्यों? क्या वो इतना इम्पोर्टेंट पार्टी है? पिया थोड़ी कंफ्यूज होते हुए बोली। महेश थोड़ा हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, ये पार्टी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें रॉयल सिंह फैमिली की तरफ से पार्टी का इनवाइट किया गया है और वहां पर बड़े बड़े दिग्गज लोग भी आने वाले हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए बेटा। अपने पिता की बात सुन पिया एक पल के लिए हैरान हो गई। वो हैरान इसलिए हुई थी कि उन्हें रॉयल सिंह फैमिली की तरफ से इनवाइट किया गया था। ये सोचते ही उसकी आंखें चमक उठी और जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है डैड, वैसे मुझे शॉपिंग पर जाना है, पार्टी की तैयारी करने। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। वैसे पिया थी तो बहुत चालाक, वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी फ्यूचर करियर के लिए क्या सही है और नहीं, ये बहुत अच्छी तरह से जानती थी और हासिल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। अगले ही दिन बानी और शालिनी दोनों ही अपने नाइट स्कूल स्टॉर्स शाइन में पहुंच गईं। दोनों ही अपने डॉक्यूमेंट्स को लेना था, जिसे वो सीधे सुबह के 11:30 बजे पहुंच गई थी। दिनों सीधे दीपक के कैबिन की तरफ चली गई। मे आई कमिंग सर? बानी ने हल्का सा कैबिन का दरवाजा खटखटाते कहा। दीपक, जो कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स शीट और बाकी के डॉक्यूमेंट्स को एक साथ कवर कर रहा था, बानी की आवाज सुन उनके तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हुए उन दोनों को अंदर आने के लिए कहा। वे दोनों लड़कियां भी हंसते हुए अंदर आए। वो दोनों में से कुछ कहती तभी दीपक ने उनके तरफ एफो शीट कवर में बानी और शालिनी का सारा डॉक्यूमेंट्स डालकर उनके तरफ बढ़ा दिया और अपनी सिस्टम में एंट्री करते हुए कहा, कंग्रेचुलेशन लड़कियों, तुम दोनों एग्जाम में बहुत अच्छे किए हो, खास करके बानी तुम।
तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो पाता है, तुमने आउट ऑफ आउट लेने में से बस 50 मार्क्स ही कम हो गया वरना पूरे के पूरे मिल जाता। सच्चाई ये थी कि बानी ने जानबूझकर कुछ क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दिया था, जिस वजह से आज 50 मार्क्स कम हो गए थे। खैर वैसे बानी ने तो ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स ही हासिल कर लिया था, जिस वजह से वो आराम से बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकती थी। दीपक अपना सिस्टम में काम करते हुए आगे कहा, वैसे तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? कैसे गुड न्यूज़ सर? दोनों एक साथ बोली। तुम दोनों को आरएस कॉलेज में फ्री एडमिशन विद स्कॉलरशिप मिल रही है। दीपक ने हंसते हुए कहा। ये सुन दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। क्या सच में सर? शालिनी चहकते हुए कहा तो दीपक हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन आप दोनों को सिंक कारपोरेशन में जाकर इस फॉर्म पर साइन करवाना होगा, तब जाकर आप दोनों की एडमिशन हो पाएगी। इतना कहकर उनके सामने 2 ग्रीन कलर का फॉर्म बढ़ा दिया। बानी ने उस फॉर्म को पढ़कर हाँ में सिर हिला दिया और कुछ रजिस्टर में साइन करके दोनों ही दीपक को बाय बोलकर ऑफिस से बाहर चली आए। शालिनी थोड़ा घबराते हुए बोली, अरे यार मैंने तो आज तक सिंक कारपोरेशन कभी भी नहीं गई, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। उसकी बात सुन बानी बोली, अरे यार चील, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वैसे तुम अकेली कहाँ हो, मैं भी हूं ना, मेरा भी तो काम है ना साइन करवाने की। अपना ग्रीन फॉर्म दिखाते हुए बोली। ये देख दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद दोनों अपने लोकेशन पर पहुंच गई। शालिनी पहली बार सिंक कारपोरेशन देख रही थी भी और पहली बार आज आ रही थी भी। वही बानी ये दूसरी बार आ रही थी, वो भी इस जन्म में, क्योंकि पिछले जन्म में तो वो कभी भी नहीं आई हुई थी। तेजवा के साथ शादी होकर 5 साल अपनी जिंदगी तो बिताई थी, लेकिन कश्यप परिवार के वजह से वो कभी सिंह कारपोरेशन हो या सिंह परिवार में अच्छे से घुल मिलकर नहीं रह पाई थी और ना ही समझ पा रही थी। ऊपर से पिया तो उसके पति यानी तेजवीर के आधे प्रॉपर्टी जो बानी नाम पर करवाया था वो भी सारा हड़प ली थी। कुल मिलाकर बानी की पिछली जिंदगी में बहुत ही ज्यादा धोखा और दर्द भरा रह चुका था। इन सब ख्यालों में बानी शालिनी को लेकर रिसेप्शन काउंटर पर चली आई। खुद उसे पता ही नहीं चला, लेकिन सामने खड़ी रिसेप्शनिस्ट बानी को पहचान ली थी। वैसे इस कारपोरेशन में कोई भी स्टूडेंट अभी तक नहीं आए थे सिवाय बानी के अलावा। उसको पता चल गया कि बानी और इसके दोस्त किस काम के सिलसिले में आए हैं। उसने दोनों को बताया कि अब इस वक्त चेयरमैन सर बिजी हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बानी और शालिनी दोनों ही वेट करने लगे। शालिनी तो बस अपना मुंह खोले ही पूरे ऑफिस को ही देखे जा रही थी। बानी चुपचाप एक जगह पर बैठकर वो इंतजार करने लगी। कुछ वक्त बीत गए लेकिन अभी भी बानी को चेयरमैन सर से मिलना नहीं हुआ था। उसने उठकर रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोली, एक्सक्यूज, क्या आप बता सकती हैं कि वॉशरूम कहाँ है? बानी की बात सुनकर उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी आप यहां से सीधे जाकर लेफ्ट साइड मुड़ जाइए और थोड़ा अंदर जाकर राइट मुड़ जाइए। ओके थैंक यू, बानी एक मुस्कान के साथ कहा और शालिनी को भी बताकर वहां से वॉशरूम की ओर चली गई। बानी वॉशरूम की ओर चली गई। 10 मिनट के बाद बाहर आकर बेसमेंट में हैंडवॉश करने लगी और एक टिश्यू पेपर लेकर हाथ साफ करके पेपर को डस्टबिन में डालकर बाहर आई और सीधे राइट साइड चली गई। लेकिन जब वो आगे बढ़ रही थी तो उसे एहसास हुआ कि वो गलत डायरेक्शन में आ गई है। उसने यहाँ वहां देखा तो वो एक डिपार्टमेंट के सामने पहुंच गई थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ वो तुरंत पीछे मुड़कर जाने लगी, लेकिन वो आगे जा पाती वो किसी से टकरा गई। जल्दी से माफी मांगते हुए बोली, सॉरी मुझे माफ कर दीजिए। अपने नजरें उठाकर सामने देखा तो एक 25 साल की खूबसूरत महिला खड़ी थी। बस बानी को एक टक उसे गुस्से भरी नजरों से बानी को घूरे जा रही थी। अपनी नफरत भरी नजर लेकर दांत भींचते हुए गुस्से लेकिन धीमी आवाज में बोली, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? बानी को कुछ समझ ही नहीं आया कि सामने खड़ी ये औरत उससे ऐसे क्यों बात कर रही है। फिर भी बानी बड़े ही आराम और शांति से जवाब दिया, सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ गलती से आ गई थी। और आपसे? बानी आगे अपनी बात को पूरा कर पाती उससे पहले ही वो औरत तुरंत बोल पड़ी, मुझसे टकरा गई, क्यों है ना? ये सुन बानी उस औरत को देखते हुए हाँ में सिर हिला दी। बानी इतना तो समझ गई थी कि सामने खड़ी ये औरत एक चालबाज, घमंडी, 2 चेहरे वाली औरत है। भगवान के कृपा से बानी को जो शक्ति मिला है, माइंड पावर और हैंड पावर, इन 2 शक्तियों में ही कई सारी शक्तियां छुपी हुई थी। अब माइंड पावर में ही एक और अमेजिंग शक्ति जुड़ी थी और वो थी सुपर सिक्स सेंस पावर। ध्यान से देखने पर जो भी इंसान सामने होता है उसके कैरेक्टर्स कैसा है पता लगा लेता है। साथ ही बानी ये भी अनुमान लगा रही थी कि कुछ मिनटों बाद क्या होने वाला है या फिर हो सकता है
बानी अब और ज्यादा इस नच्छड़ी औरत से बात भी करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से वहां से चले जाना ही बेहतर समझकर वहां से जाने लगी। तभी वो औरत बानी का बाजू पकड़कर उसे वहां पर ही रोक लिया। बानी जब पीछे मुड़कर उस औरत को देखा तो उस औरत के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, मानो उसके मन में कुछ चल रहा हो। बानी एक गहरी नजर उस पर डाली, फिर पाना हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। क्या आप प्लीज मेरे हाथ छोड़ सकती हैं, मुझे देर हो रही है। बानी बड़े ही शांत से बोली। वो औरत बानी की आंखों में देख पा रही थी कि बानी की आंखों में डर और घबराहट दोनों की नामो निशान ही नहीं है। ये देख वो औरत और भी ज्यादा भड़क गई। इस बार उसकी आवाज थोड़ा तेज हो गई। बदतमीज लड़की, जानबूझकर डिपार्टमेंट के अंदर आ गई और ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसकी आवाज सुन आसपास उसी के साथ काम कर रहे कुलीग्स भी उन दिनों के पास इकट्ठा हो गए। उन भीड़ में से एक कुलीग ने कहा, अरे मोना, क्या हुआ? तुम इस लड़की पर क्यों भड़क रही हो? मोना ने एक नजर उस इंसान पर डाली, फिर बानी पर। मोना को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बानी इतनी शांत खड़ी रहे। उसने गुस्से में आगे कहा, नहीं रवि, ये लड़की जानबूझकर हमारे डिपार्टमेंट में घुस रही थी और ऊपर से झूठ बोल रही है कि वो गलती से यहाँ आ गई है। ये क्या इतनी बेवकूफ है जो यहाँ गलती से यहाँ आ गई? कितनी झूठ बोल रही है। और तो और मुझसे टकरा गई, लेकिन माफी मांगने का कोई इरादा नहीं है इस मैडम को, और अपनी एटीट्यूड लेकर यहाँ से जा रही है। उसकी ऐसे बातें सुनकर बानी को हैरान ही नहीं हुई, क्योंकि वो पहले से ही जान गई थी कि ये औरत दो मुही औरत है। किसी भी बात को झूठी मूठी कहानी बनाकर लोगों के सामने पेश करना इसकी फितरत है। खैर, बानी अभी भी शांत ही खड़ी थी। बानी अपनी गुलाबी होठों को थोड़ा सा हिलाते हुए बोली, वैसे मैंने आपसे माफी भी मांगी थी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? खैर, मुझे जाना है, मेरा हाथ छोड़िए। वैसे मैं यहाँ चेयरमैन सर से मिलने आई हूँ, ना कि तुमसे। बानी की आवाज में बड़े ही शांति और सॉफ्ट थी। दूसरी इंसान बड़े ध्यान से बानी की बात सुना होता तो ये बता सकता था कि बानी उसको ताना मार रही है कि वो उसे नहीं बल्कि चेयरमैन सर मिलने आए हैं, ना ही उससे। वो कोई चेयरमैन नहीं। खैर, समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन मोना तो मोना थी। एक नजर बानी को पूरा स्कैन करके उस पर मजाक उड़ाते हुए बोली, एलो, ये मैडम चेयरमैन सर से मिलने आए हैं और हमारे चेयरमैन सर भी इससे मिलेंगे। लो कर लो बात। तुम जैसी मामूली सी दिखने वाली और गवार टाइप की बेहजी से हमारे चेयरमैन सर के पास क्या समय भी होगा? कितनी झूठ बोलती है ये घटिया लड़की। अब बानी का गुस्सा सिर पर पहुंच गया। अब उसे भी इस औरत का बक बक और सुनने में कोई भी दिलचस्प नहीं थी। उसने अपना हाथ झटका दिया गुस्से, लेकिन धीमी आवाज में बोली, मैंने झूठ नहीं बोल रही हूँ, और तुम जैसी औरतों के साथ मुझे कोई मुंह नहीं लगनी है, समझी? भले ही उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन वही आसपास खड़े लोगों को साफ सुनाई दे गया था। बानी इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गई। ये देख मोना और भी ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो गई। शायद अगर बानी पुरानी बानी होती तो डर जाती, लेकिन अब नई बानी, वो क्यों किसी से डरने लगी भला? मोना जल्दी से जाकर बानी को पीछे खींचकर एक थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी सभी के कानों में एक रौबदार आवाज सुनाई दी। यहाँ क्या हो रहा है? जैसे ही सबने ये आवाज सुनी तो सबके डर के मारे पसीने छूटने लगी। वही मोना भी बानी को मारने अपना उठाई थी, वो जल्दी से नीचे कर ली। जब बानी ने आवाज सुनी तो वो बिना पीछे देखे ही पता चल गया कि वो इंसान कौन है। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि कंपनी के चेयरमैन मिस्टर दामोदर सिंह और मिस्टर दीपेंद्र सिंह ही थे, और उनके पीछे और कुछ सीनियर एम्प्लॉयज खड़े हुए थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई बड़ी मीटिंग करके आए हो, और सच में ही वे लोग मीटिंग खत्म करके ही मीटिंग हॉल में से बाहर जा रहे थे। तभी उनके कानों में किसी के साथ लड़ने की आवाज से उन लोगों की ध्यान वहां खड़े भीड़ की तरफ हो गई। सभी एम्प्लॉयज अपने चेयरमैन और बॉस को देखकर जल्दी से अपने अपने जगह पर चले गए। वही मोना अपना सिर नीचे करके वहीं खड़ी रही। बानी बस शांत से वहीं खड़ी रही, क्योंकि बानी की पीठ दामोदर और दीपेंद्र की तरफ था, जिस वजह से वो लोग बानी को नहीं देख पाए थे। दीपेंद्र ने मोना की ओर देखते हुए अपनी कड़क आवाज में पूछा, मिस मोना, यहाँ क्या हो रहा है, क्या आप बता सकती हैं? मोना थोड़ा हड़बड़ाते और डरते हुए बोली, सर, ये लड़की जानबूझकर हमारे डिपार्टमेंट में घुस रही थी और मैंने इससे रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर मैंने पूछा कि ये यहाँ क्यों आई है, तो ये झूठ कहने लगी कि वो गलती से यहाँ आ गई है। फिर मैंने दोबारा पूछा तो फिर से ये लड़की झूठ कहने लगी कि ये चेयरमैन सर से मिलने आए हैं। मोना की बात सुन वे सभी बानी को ही देखे जा रहे थे। बानी की पीठ अभी भी उनके तरफ ही थी। जब दीपेंद्र बानी की ओर देखते हुए पूछा, क्या मिस मोना सच कह रही है मिस?
जब बानी ने ये सुना तो वो दामोदर और दीपेंद्र की ओर मुड़ी। जैसे ही दामोदर और दीपेंद्र ने ये देखा तो उन दोनों के आंखों में शांत लेकिन एक चमक दिखाई दे रही थी। दामोदर बानी को देखकर जल्दी से कहा, बेटा तुम। जैसे ही मोना ने ये सुना तो वो हैरान, परेशान और कंफ्यूज होने लगी। हैरान इसलिए थी कि चेयरमैन के मुंह से बेटा शब्द सुनकर कर हुआ था। परेशान इसलिए थी कि कहीं उसकी चालाकी उस पर ही ना पड़ जाए, कहीं जॉब से ना निकाली जाए। और रही बात कंफ्यूज, तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि उनके बॉस इस गवार से इतने प्यार से ऐसे कैसे बात कर सकते थे। इस लड़की के पहनावा और उसे देख ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई अमीर घर की बेटी है, तो फिर ऐसे कैसे। इन सब ख्यालों में मोना डूबी हुई थी कि उसकी कानों में बानी की आवाज आए, चेयरमैन सर मैं आपसे मिलने आए। बानी इससे आगे कुछ कहती दामोदर मुस्कुराते हुए अपनी हाथों से इशारा किया कि हमारे साथ आओ। बानी एक नजर मोना को देखा, फिर दामोदर और दीपेंद्र के पीछे पीछे चली गई।